सर्दियों के मौसम में एक बच्ची का जन्म होता है और बच्ची का जन्म होने के बाद ही उसकी माँ गुजर जाती है। हॉस्पिटल में ही पता चलता है कि माँ इस दुनिया में नहीं रही। उसका बाप जो है उस बच्ची को गोद में लेता है। गोद में लेने के बाद में अब ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, चीखता चिल्लाने लग जाता है। और उसकी जो पत्नी रहती है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहती है। बच्ची भी बहुत खूबसूरत पैदा होती है, अच्छी दिखने में रहती है, गोरी रहती है। बाप देखता है और देखने के बाद में घर ले आता है बच्ची को। उसकी माँ का अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार करने के बाद में उस बच्ची के साथ रहने लग जाता है और उस बच्ची को जल्द से जल्द जवान करने की कवायद में लग जाता है। फिर समय बीतता है और उस बच्ची के साथ में वो कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाता है जिससे सुनने के बाद में आपका भी एक बाप के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए जो कि सच्ची है और नई कहानी हमेशा आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। एक उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, उसी उत्तर प्रदेश की कहानी है। और बिजनौर में एक मौलवी साहब हैं जिनका नाम साजिद है। साजिद की पत्नी को बच्चा होता है हॉस्पिटल में और पता चलता है, नर्स जो बाहर आती है और ज़ोर से बुलाती है कि साजिद जी जल्दी से आइए, आपको बच्चा हो चुका है। साजिद जब अंदर जाता है देखता है तो एक तरफ तो खुशियाँ थी और एक तरफ मातम पसरा हुआ था। डॉक्टर नम आवाज़ से कहते हैं कि हम आपकी पत्नी को बचा नहीं सके, लेकिन आपकी बच्ची हिष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है और बेहद खूबसूरत है। वो जब बच्ची को अपने हाथ में लेता है, गोद में लेता है, तो देख करके रोने लग जाता है, क्योंकि उसकी माँ की उसकी जो पत्नी की शक्ल है वो उसके बच्चे से मिलती जुलती रहती है। अब वो इतना ज़्यादा भयभीत हो जाता है कि उस बच्ची को अपनी जो बहन रहती है उसकी सकीना उसको देता है। सकीना तुरंत कहती है कि कितनी मनहूस बच्ची है, जन्म लेने के बाद ही इसकी माँ गुजर गई और इसे मेरे घर पे मत लेके आओ। अगर मेरे घर पे लेकर के आए तो हो सकता है कि मेरे घर भी इसी प्रकार का कोई अनहोनी होने लग जाएगा। साजिद इस बात को सुनता है तो पूरी तरीके से टूट जाता है कि मेरी बहन ही मुझसे ऐसी बातें कर रही है। किसी तरीके से शव को और उस बच्ची को लेकर के अपने घर जाता है। बाद में अपनी पत्नी को ले जा कर के पूरी तरीके से कब्रिस्तान में कब्र खोदता है और खोद करके अपनी पत्नी को वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद जब वो घर के लिए आता है, उसकी बच्ची जो है वो रो रही होती है। वो आसपास के लोगों से मदद मांगता है। उसकी खाला भी पास में रहती है, उससे मदद की आस लगाता है, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। अब ऐसे में जो साजिद है वो अपनी बच्ची को निहारता है, देखता है तो उसको अपनी पत्नी की छवि उसके अंदर दिखाई देती है। धीरे धीरे कैसे भी करके साजिद उसको पालता है, दूध पिलाता है, निप्पल वाला जो डब्बे वाला दूध आता है उसके दूध पिलाता है। धीरे धीरे बच्ची जो है वो सयान होने लग जाती है। वो जा कर के बाहर रोजी रोटी भी करता है तो साथ में बच्ची को ले जाया करता था। इसी तरीके से दिनचर्या चलती रहती है। साजिद एक दिन रात में सोचता है और एक मेडिकल स्टोर पे वो काम किया करता था। वहीं पर काफ़ी दिनों से वो केमिस्ट लैब में काम करता था और पूरी तरीके से दवाइयों की जानकारी भी रखता था। अब उसे बार बार अपनी बच्ची की तरफ जब वो देखता था तो बच्ची 5 साल की हो चुकी थी। अब उसको वो देखने के बाद में उसके मन में वो छवि जो है अपनी पत्नी की पूरी तरीके से देखता था। समय ऐसे बीतता जाता है, बच्ची 10 साल की हो जाती है, लेकिन अब उसकी जो साजिद की जो उम्र थी थोड़ी बढ़ने लग जाती है। वो बूढ़ा होने लग जाता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, बार बार घर में कुछ खाने को नहीं रहता। बच्ची बार बार जिद करती है कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए। अब साजिद उससे कुछ दिला नहीं पाता है। तभी साजिद के दिमाग में खुरापात सूझता है। कई वर्षों तक वो केमिस्ट लैब में काम करता रहता है। उसकी बेटी कहती है कि पिताजी मेरी तबीयत ख़राब है, अबू मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे दवाई दिलाने ले चलो डॉक्टर के पास, मुझे बहुत तेज़ बुखार है। अब वो बोलता है कि डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, मुझे इंजेक्शन लगाना आता है, मुझे दवाई दिलाना आता है, मैं जाता हूँ केमिस्ट लैब से तुरंत दवाई लेकर के आता हूँ। वो जाता है मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर के आता है, उस बच्ची को एक इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगाने के बाद में वो बच्ची पूरी तरीके से सुस्त हो जाती है और सो जाती है।
उसको थोड़ा आराम तो होता है, लेकिन अगली सुबह जब उठती है तो उसके शरीर में भारी पीड़ा रहती है, सब बदन उसका पूरा भारी भारी सा लगा रहता है। और अपनी उस बच्ची का नाम वो लाड प्यार से आरजू रखता है। आरजू की हालत देख करके वो पूरी तरीके से घबरा जाता है, लेकिन उसको ये यकीन रहता है कि उसने जो दवाइयाँ दी हैं वो कारगर साबित होगी, धीरे धीरे सही हो जाएगा। 2-3 दिन बीतता है, वो फिर से लड़की जो है नॉर्मल स्थिति में हो जाती है। लेकिन फिर से 1 हफ्ता बीतता है, लड़की कहती है कि मुझको सर्दी हो गई है पिताजी, दवाई सही से लाए नहीं थे, क्यों अच्छी दवाई लेकर के आइए। फिर से वो जाता है, 1 हफ्ते बाद में फिर से इंजेक्शन लेकर के आता है, कुछ मेडिसिन लाता है, दे देता है, वो खा लेती है। इसी तरीके से समय बीतता जाता है। वो साल 1.5 साल तक अपनी बच्ची को जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती थी तो वो ऐसे ही दवाइयाँ ला करके उसको इंजेक्शन लगाया करता था। पड़ोस में ही रहने वाली उसकी खाला जो थी वो घर पे आती हैं, वो देखती हैं, वो कहती कि अरे आरजू, मेरी भी बच्ची जो है वो तुम्हारी उम्र की है, और तुम्हारी ये जो तुम्हारी जवानी इतनी जल्दी से निखर कैसे आ रही है, जबकि तुम्हारा बाप कमाता भी नहीं है, और तुम 12 साल 13 साल की उम्र में तुम 20-21 साल की लड़की लगने लगी हो। आरजू खुद को कांच में निहारती है, देखती है, लेकिन खुद को थका हुआ महसूस करती है, क्योंकि खाने को तो था नहीं। उसी इंजेक्शन के बलबूते वो जवान होती चली जा रही थी। फिर धीरे धीरे दिन बीतना शुरू होता है। अब आसपास के लोग भी देखने लग जाते हैं, नए लड़के जो रहते हैं उस आरजू को देखते हैं तो उनके मन के अंदर भी तमन्नाएं उभरने लग जाती हैं कि क्यों ना इस लड़की से हम लोग इश्क लड़ाना शुरू करते हैं। साजिद को इस बात की जब भनक लगती है तो साजिद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, और अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा डांटता भी है। उसकी बेटी किसी से बाहर बातचीत भी नहीं करती है। अब हूबहू जो उसकी पत्नी थी, उस पत्नी की छवि जो है, पूरी तरीके से चेहरा जो है वो आरजू के अंदर दिखाई देने लग गया था। अब जो साजिद है उसकी भी निगाहें अब उसकी पूरी जवानी पे बार बार दौड़ा करती थी, क्योंकि महज 12-13 साल की उम्र हुई थी और उसमें वो 21-22 साल का उसका यौवन जो है दिखने लग गया था। अब उस यौवन को देख करके उसके मन के अंदर गलत गलत ख्याल आने लग जाते हैं। ऐसे में लड़की जो है उसको भूख लगती है, घर में कुछ खाने को नहीं रहता है। वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, सुबह का समय रहता है, वो जाती है, उठा देती है। उसका बाप जो है गुस्से से तमतमा उठता है। वो कहता है कि मुझको उठाने की ज़रूरत कैसे कर दी तुमने, ऐसी तेरी माँ भी करती थी, ऐसे तू भी कर रही है। मैं कमाने नहीं जाऊँगा, अब तू जवान हो चुकी है, तू कमा। वो कहती है कहाँ जाऊँ पिताजी मैं कमाने के लिए। वो कहता है कि मैं, गुस्से में घर से वो निकल जाता है, कुछ खाता भी नहीं, क्योंकि घर पे कुछ खाने को रहता भी नहीं है। साजिद बाहर जाता है तो उसको उसके दिमाग में ट्रिक सुझाई देती है। जुआ खेल रहे लोगों के पास में वो बैठ जाता है, वो भी जुआ खेलने लग जाता है। उसके पास पैसे 1 रुपये नहीं रहते हैं तो घड़ी जो रहती है उसके पास में, उस घड़ी को गिरवी रख करके वो जुआ खेलने लग जाता है। अब जुआ जब वो खेल रहा होता है तो वहीं पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम शमशीर खान रहता है। शमशीर खान जुआ जो है वो हार जाता है। अब शमशीर खान जुआ हारने के बाद में, शमशीर खान से जुआ इसका बाप साजिद हार जाता है, घड़ी रख लेता है। अब पैसे की और ज़्यादा डिमांड जब करता है कि मुझको तो इतने में नहीं, 1 लाख रुपए तुमने जुए में लगाए थे, ये घड़ी तो तुम्हारी मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपये की है, बाकी का पैसा तुम कब दोगे, कैसे दोगे? अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा भी नहीं, संपत्ति भी कुछ नहीं, घर है तो वो मिट्टी का घर है, तुम्हारी बेटी है, अब तुम्हारी बेटी को ही मैं लेकर के जाऊँगा। शमशीर की बात को सुनने के बाद में साजिद तैयार हो जाता है। साजिद उससे अपने घर पे लेके आता है, और जो उसकी बेटी रहती है वो इंजेक्शन उसको लगाया रहता है हमेशा। उसकी बेटी, इसकी कोई भनक नहीं रहती, कोई जानकारी नहीं रहती है, वो लस्त होकर के बेहोश होकर के पड़ी रहती है। तभी शमशीर खान वहाँ पर जाता है, उसको कंधे पर उठाता है, अपनी बेटी को, उसकी बेटी को लेकर के आलीशान गाड़ी में रख करके अपने घर ले आता है। चौखट पे खड़ा रहता है साजिद, पूरी तरीके से उसको देखता है, मना भी नहीं कर पाता है। शमशीर खान जब उसे घर पर लेकर आता है, पानी के छींटे मारता है। वो बच्ची जो है उसको जब होश आ जाता है, बच्ची जब उससे बात करना शुरू करती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझको मेरे पिताजी के पास, मेरे अब्बू के पास जाना है। शमशीर खान कहता है कि अब कोई तुम्हारा अब्बू नहीं है, अब तुम्हारा मालिक मैं हूँ, मैं जैसा जैसा कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। लड़की कहती है कि मेरी उम्र महज 12-13 साल है और मैं ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो अभी बच्ची हूँ। शमशीर खान कहता है कि मुझको बेवकूफ़ बना रही है, तेरी उम्र
21-22 साल की लड़की की लगती है और ये पूरी तरीके से अब तो सब चीज़ों के लिए तैयार हो चुकी है। अब मैं तो तेरे साथ में पूरी रात सारी चीज़ें करूँगा जिसके लिए मैं तुझे ख़रीद के लाया हूँ। 1 लाख रुपए मैंने चुकाए हैं। अब तभी अचानक से शाम का समय रहता है। उसका नौकर शमशेर खान का जल्दी से आता, दरवाज़ा खटखटाता है। शमशेर खान उस कमरे में रहता है जिस कमरे में आरजू रहती है। शमशेर खान कपड़े पूरे निर्वस्त्र हो जाता है और आरजू के ऊपर टूट पड़ता है। ज़बरदस्ती कर रहा होता है, तभी बाहर से उसका नौकर उसे बुलाने आता है। मालिक दरवाज़ा खोलिए, कोई नीचे आया है, बहुत ज़रूरी काम है। शमशेर खान कपड़े कुछ पहनता है और ऐसे ही चले जाता है नीचे जल्दी से, और इधर आरजू से कह के जाता है कि जल्दी से जल्दी तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ और ज़रा भी देरी मत करना। इस बात को सुनने के बाद में शमशेर खान जैसे ही नीचे जाता है, उसके पास में ही लगी हुई खिड़की के पास उसका बाप पीछे से आ जाता है। इसका नाम साजिद रहता है। साजिद कहता है कि आरजू बेटा जल्दी से निकल के आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आरजू उसको देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि मेरे पिताजी, मेरे अब्बू जो हैं मुझको लेने के लिए यहाँ तक आ गए हैं। अब उसे शमशेर खान से बचना था तो वो वहाँ से तुरंत निकल जाती है। किसी की मांगी हुई मोटरसाइकिल लेकर के आता है उसके दोस्त जावेद की, और साजिद उसे बैठाता है और मोटरसाइकिल पर लेकर के तुरंत वहाँ से रवाना हो जाता है। लड़की पूछती है पिताजी कहाँ जा रहे हो, घर का रास्ता तो दूसरी तरफ है, आप इधर क्यों लेके जा रहे हो। साजिद उससे बहाने बताता है, कहता है शमशेर ने अपना घर देख लिया है और हो सकता है कि वो घर पे आ सकता है, इसलिए मैं तुम्हें कहीं दूर ले चल रहा हूँ जहाँ पर वो हम लोगों को ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये कह करके वो जल्दी से गाड़ी लेकर के जब आगे बढ़ जाता है, सुनसान जगह पर से गुजरता हुआ रास्ता उस लड़की को और भयभीत करता रहता है। ठंडी का सर्दी का मौसम रहता है। अब वो चादर ओढ़े रहती है अपने बदन के ऊपर और पूरी तरीके से अपने पिताजी के से चिपक जाती है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही होती है। उसका बाप उसे लेकर के जाता है और फिर एक बाज़ार आता है। उस बाज़ार को देखने के बाद में आरजू के मन के अंदर कुछ जिज्ञासाएँ जागना शुरू हो जाती है। उसे ये यकीन होने लग जाता है कि अब मेरे पिताजी मुझको सही जगह पर लेकर आए हैं। लेकिन बाज़ार से जैसे ही चंद कदम दूर आता है तभी वो देखती है कि 3 मंजिला बना हुआ कोठीनुमा मकान है। यहाँ पर कई सारी लड़कियाँ बाहर खड़ी हुई हैं जो कि कोई अधनग्न में अवस्था में है, इन्हें छोटे कपड़े पहन रखे हैं। तो बहुत सारे लोग हाथों में गजरा लिए हुए, फूल लिए हुए अलग अलग रूम के अंदर कोई नृत्य देख रहा है, कोई कहीं गाना बज रहा है, कहीं ढोल बज रहा है, कहीं कोई लड़कियां जो है वो नृत्य डांस कर रही हैं। वो पूरी तरीके से समझ जाती है कि मेरे पिता मुझको कहाँ लेकर के चले आए हैं। अब वो फिर से डरने लग जाती है कि अभी तो शमशेर के हाथों से बचा करके लेके आए हैं और अब मुझे इस तवायफ के कोठे पर लेकर चले आए हैं। तभी एक दरवाज़ा खटखटाता है उसका बाप, और अंदर से दरवाज़ा जब खुलता है तो अंदर एक मोटी सी औरत बेहद खूबसूरत साड़ी पहने हुए, सोने के गहने आभूषण पहने हुए बैठी रहती है और पान चबा रही होती है। जैसे ही लड़की पहुंचती है, इसको देखती है, तो औरत पूछ बैठती है जिसका नाम वहाँ पर रज्जो कहा जाता है। रज्जो पूछती है ये कौन है। तो आदमी कहता है कि आरजू है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। तो कहती है कि तो ये तेरी क्या लगती है। वो कहता है कि ये मेरे कुछ भी नहीं लगती है, इसको ऐसा लगता है कि मैं इसका बाप हूँ, लेकिन मैं इसका बाप नहीं हूँ क्योंकि इसकी जो माँ है ये गर्भवती थी और इसको कोई मदद करने के लिए नहीं मिल रहा था। तो इसकी माँ ने मुझको देखा और उस समय पर इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया और लोगों को यही लगा कि मैं इसका बाप हूँ। और मैंने भी ये सोच रखा था कि मुझे कोई लड़की मिल जाएगी तो मैं उसको पूरी तरीके से तैयार करूँगा और तैयार करके बेच करके अच्छा मुनाफा कमाऊँगा, और आज मुझे वो दिन मिल चुका है। तो कहती है कि इसका जन्म कब हुआ था और कितने साल की है। वो बताता है कि इसकी उम्र तो 12 से 13 वर्ष की है, लेकिन मैं पहले एक केमिस्ट्री लैब में काम करता था, दवाइयों का काम करता था, तो मुझे कुछ रासायनिक विज्ञान के तहत मुझे कुछ जानकारी मिल चुकी है। वैज्ञानिकों के द्वारा मैंने ये पता कर लिया था कि कुछ रसायन तत्व मिलाने के बाद अगर इंजेक्शन शरीर में लगा दिया जाए तो व्यक्ति समय से पहले खूबसूरत, जवान और हिष्ट-पुष्ट दिखाई देने लग जाएगा। तो वो ट्रिक जो है, वो इंजेक्शन जो है मैंने मेरी बेटी के ऊपर 2 सालों तक लगाया। उसका असर आप देख सकती हैं कि 12-13 साल की उम्र में ही ये 21-22 साल की लड़की लगने लग गई है। अब जैसे ही इस बात को वो जानती है, आरजू पूरी तरीके से टूट जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आज तक मेरा बाप मेरा जो अब्बू है, मुझे इंजेक्शन जो लगाता था, मुझे लगता था कि ये बुखार का इंजेक्शन है,
लेकिन तभी मेरी शरीर पूरी तरीके से अकड़ चुकी थी, टूट चुकी थी। पूरी तरीके से मेरे शरीर के अंदर जो कंपन है वो आने लग गया था और मैं पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी हूँ। अब वो अपने बाप अपने अब्बू के पैर को पकड़ कर रोने लग जाती है। कहती है कि पिताजी, बाबू, मुझसे जो भी गलती हो उसको लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझको घर ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं तवायफ़ों के बीच में नहीं रहना चाहती। अब तुरंत नोटों की गड्डी वो अपने बटुए में से निकालती है। वो महिला जो वहाँ पर रजो बैठी रहती है उस साजिद की ओर फेंकती है। कहती है कि ये 5 लाख रुपए रख और यहाँ से तुरंत निकल जा, इतनी खूबसूरत लड़की को मैं यहाँ से छोड़ नहीं सकती हूँ। अब वो वहाँ से जाने लग जाता है। पीछे से वो जो लड़की रहती है आरजू, वो जा करके अपने अब्बू का पैर फिर से पकड़ लेती है, घसीटते हुए आगे तक जाता है। वो उसको बार बार धक्का दे करके अंदर की तरफ ढकेल देता है, अंदर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। इधर आरजू जो है उसको कई सारी लड़कियां आती हैं और उसको ले जा करके गुलाब के पानी में नहलाती हैं, इत्र लगाती हैं, उसको तैयार कर देती हैं। रात के समय पर उसकी नथ उतरनी थी, बोली बहुत तेज़ी से लग रही थी। तभी उसी में से एक व्यक्ति ने इस आरजू को 10 लाख रुपए में दे करके ख़रीद लिया। और जैसे ही 10 लाख लेकर ख़रीदा तो बातचीत यहाँ पर कर रहा था अंदर, और उसके जो लोग थे, उसके जो नौकर थे, उसको ले जा करके आरजू को उसकी गाड़ियों में बिठा देते हैं और कहते हैं कि अब तो ये मेरी हो चुकी है, अब इसे मैं घर ले जाऊँगा। जो रज्जो रहती है वो तैयार भी हो जाती है क्योंकि उसको मुनाफा डबल मिल रहा था, पैसा पूरा रख लेती है। तो कहती है कि पूरा ये जो लड़की है अभी तक इसके साथ कभी कुछ नहीं हुआ है, पूरी तरीके से नई है और नथ उतराई और भी मुझको ज़्यादा चाहिए। इसी बात को लेकर के जो सेठ उस लड़की को ख़रीदा रहता है, उन दोनों में बहस चल रही होती है। तभी मौका पा करके लड़की गाड़ी का दरवाज़ा खुलती है और वहाँ से भागने लग जाती है। और भागते भागते रात का समय था, जाकर के कहीं छुप जाती है। लोग ढूंढना शुरू करते हैं लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। सुबह का समय जैसे ही वो देखती है तभी वहाँ से वो रोड की तरफ निकलती है। अपने गांव का उसे नाम पता सब पता था। वो तुरंत बस वाले को बोलती है कि मुझे इस जगह पर चलना है, कैसे जाऊँगी, कैसे ले चलोगे। बस वाला तुरंत तैयार हो जाता है, उसे बस में बैठा लेता है और वहाँ से वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही वो अपने घर के पास आती है, दौड़ करके वो अपने घर पर न जा करके अपने खाला के घर पर चली जाती है और खाला का दरवाज़ा खटखटाती है। खाला बाहर आती है और देखती है कि वो पूरी तरीके से काजल लगाए हुए, होठों पे लाली लगाए हुए और एक तवायफ़ का कपड़ा पहने हुए, हाथों में कंगन और कपड़े और आभूषण देखने के बाद में वो पूरी तरीके से चौंक जाती है। खाला पूछती है कि ये सब तेरे साथ कैसे हो गया। अब वो सारी बातें बताती है कि मेरा जो अब्बू है मुझको लेकर के यहाँ से चला गया था और ले जाकर के मुझे कोठे के तवायफ़ के अड्डे पर ले जाकर के छोड़ दिया। बड़े मुश्किल से मैं जान बचाकर यहाँ पर भागी हूँ। अब खाला जो है और उसकी बेटी जो है, उसका जो खाला का जो बेटा है, वो सभी लोग मिल कर के अब उसके अब्बू को ढूंढने का प्रयास करना शुरू करते हैं कि उसका अब्बू अभी तक घर क्यों नहीं आया है। 2 दिन बीत चुके होते हैं। वो लोग ढूंढते हैं तो पता चलता है कि एक व्यक्ति, क्योंकि जो जावेद की जिसकी मोटरसाइकिल लेकर के वो गया था, जावेद घर आता है और बताता है कि तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो चुका है। उसकी बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। खाला आती है, पूछती है कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई। तो जावेद ने बताया कि इसका जो बाप, इसका जो अब्बू था साजिद, वो जब तवायफ़ खाने से निकलता है और पैसे 5 लाख रुपए लिए रहता है, वो ज़ोर से वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर के भागने लग जाता है क्योंकि इसने शमशीर खान से भी पैसे ले रखे थे। 1 लाख रुपए शमशीर खान से लेने के बाद में उसने शमशीर खान को पहले आरजू को बेचा था, फिर बाद में कोठे पर ले जाकर के इसे 5 लाख में बेचा। 6 लाख रुपए लेकर के वो मोटरसाइकिल लेकर के वो इस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाना चाहता था। और रात का समय था, वो संभाल नहीं पाया और ज़ोर से गाड़ी लेकर दौड़ने के चक्कर में, क्योंकि रोज़ रोज़ गाड़ियाँ वो चलाता नहीं था, मोटरसाइकिल चलाता नहीं था, गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और गाड़ी ले जा कर के ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। और जो उसके जेब में पैसे थे, जो उसने बटुए में पैसे रखे थे, सारे पैसे सभी लोग वहाँ पर लूट लेते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसका कब्रिस्तान में ले जा कर के हमने इंतकाल कर दिया। पूरी तरीके से उसको कब्रिस्तान में उसका ले जा कर के हमने अंतिम संस्कार कर दिया। बेटी जो है कब्रिस्तान पे जाती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, अब्बू ये आपने क्या किया, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज आप मेरे साथ में हंसी खुशी से जी रहे होते। अब मैं आपसे के साथ में, अब मैं किसके सहारे रहूँगी, कैसे रहूँगी। तभी अचानक से उसकी खाला पीछे से आती है, उसके सर पे हाथ रखती है और उसे घर ले आती है और जल्द से जल्द एक तारीख तय करती है और जा कर के अपनी बेटी का निकाह उस आरजू से करवा देती है। अब आरजू की ज़िंदगी
पूरी खुशहाली में चल रही होती है। पूरी खुशहाली में आरजू अब जो लड़का जिसका नाम शेख अब्दुल है, शेख अब्दुल के साथ में शादी हो जाती है और आरजू और शेख अब्दुल पूरी हंसी खुशी सब ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उनको एक नहीं बल्कि दो बच्चे हैं और पूरी तरीके से जो शेख अब्दुल है एक दुकान चलाता है और परचून की दुकान उसने अपने घर पे भी रख दिया है जिसको आरजू चलाती है। लेकिन बुरी तरीके से परिवार जो है अब साजिद का बिखर चुका है, ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि बुरे फल का बुरा नतीजा, बुरे कार्य का बुरा नतीजा। अगर साजिद ने अपनी बेटी के साथ में अगर इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाया होता तो आज वो हंसी खुशी से जी रहा होता अपनी बेटी के साथ में और धूमधाम से उसका निकाह कहीं किया होता तो हो सकता था उसकी बेटी पूरे जीवन भर उसका साथ देती। लेकिन उसने पहले उसको कम उम्र में ही जवान कर दिया और अपनी जो तकनीक उसने सीखी थी, जो विद्याएं उसने सीखी थी वैज्ञानिकों के माध्यम से, उसका दुरुपयोग किया। अपनी बेटी को जवान भी किया और साथ में कोठे पे ले जाकर बेच भी दिया। जुआ भी खेला, जुए में भी बाहर गया और अपनी बेटी को पहले जुए वाली को बेच दिया। तो कभी कभी खून का रिश्ता जिसे कहा जाता है वो भी झूठा हो सकता है, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो आपके साथ में भी अगर किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें हों तो उससे आप सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपनी प्रतिक्रिया दे करके हमें और साहसी बनाइएगा कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।